लिसन क्लोजली। जब हम मौर्यन इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर या ट्रेड नहीं देखना है, हमें स्टेट कैपेसिटी को समझना है। मौर्यन स्टेट एक हाईली सेंट्रलाइज्ड मशीन थी जिसका प्राइमरी गोल था रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टू मेंटेन अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इसलिए इकोनॉमी ओपन नहीं थी, इट वॉज अ स्टेट मोनोपोली। सबसे पहले एग्रीकल्चर को देखो। स्टेट सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। सीता लैंड्स का कॉन्सेप्ट यही है। ये वो क्राउन लैंड्स थीं जो डायरेक्टली सीता अध्यक्षा के कंट्रोल में थीं। वाई? ताकि स्टेट की इनकम फिक्स्ड और रिलायबल रहे, ना कि सिर्फ पेजेंट्स पर डिपेंडेंट। स्टेट ने वर्जिन सॉइल को कल्टीवेशन के अंडर लाया यूजिंग प्रिजनर्स एंड शूद्र लेबर। इसका मतलब समझ रहे हो? स्टेट वॉज एक्टिवली एक्सपैंडिंग द अग्रेरियन बेस टू इंक्रीज सरप्लस। सरप्लस प्रोडक्शन ही टैक्स रेवेन्यू यानी कि भागा और बली का सोर्स बनता है। अब माइनिंग पर आओ। दिस इज क्रूशियल। मगधा की सक्सेस का सीक्रेट ही आयन था। आकराध्यक्ष यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस का रोल सिर्फ सुपरविजन नहीं था, बल्कि स्टेट की मोनोपोली इंश्योर करना था ओवर आयरन एंड सॉल्ट। क्योंकि आयरन से वेपनरी बनती है और टूल्स बनते हैं। अगर स्टेट के पास आयरन पर कंट्रोल है तो उसके पास मिलिट्री सुप्रीमेसी है। यू सी, इकोनॉमिक डोमिनेंस से ही पॉलिटिकल डोमिनेंस आती है। फिर आता है कॉइनेज। मौर्यंस ने पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी सिल्वर करशपना को स्टैंडर्डाइज किया। पहले बाटा सिस्टम था जो स्लो और इनएफिशिएंट था। जब स्टेट कॉइन्स इशू करती है तो ट्रेड फास्ट होता है और ऑफिशियल्स को कैश में सैलरी देना पॉसिबल होता है। इससे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्रिएट हुई। ट्रेड रूट्स जैसे उत्तरापथा यानी टैक्सिला टू पाटलिपुत्र सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये आर्टरीज थीं जिनसे रिसोर्सेज फ्लो करते थे। आयरन फ्रॉम मगधा, हॉर्सेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। जब ये सब एलिमेंट्स स्टेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर, मोनोपोली ऑन माइनिंग, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी और सिक्योर ट्रेड रूट्स मिलते हैं, तब बनता है एक पावरफुल एम्पायर। इसलिए मौर्यन इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं, जहां स्टेट सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर था। अब फोकस शिफ्ट करो इंपीरियल आइडियोलॉजी पर। एक एम्परर अपनी पावर कैसे दिखाता है जब मास मीडिया नहीं है? वो आर्किटेक्चर यूज करता है। मौर्यन पिलर्स सिर्फ आर्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो पत्थर में लिखे गए हैं। सबसे पहले इनकी इंजीनियरिंग को समझो। ये मोनोलिथिक हैं, मतलब सिंगल स्टोन से बने हैं, अनलाइक अकेमेनिड पर्शियन पिलर्स जो सेगमेंटेड यानी टुकड़ों में जुड़कर होते थे। एक 50 फुट का पत्थर जो चुनार यानी वाराणसी से ट्रांसपोर्ट होकर पूरे एम्पायर में लगाया गया, ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि मौर्यन स्टेट के पास कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर कंट्रोल था। इट इज अ डिस्प्ले ऑफ लॉजिस्टिकल पावर। टेक्निकल एस्पेक्ट देखो। मौर्यन पॉलिश, ये वो मिरर लाइक फिनिश है जो स्टोन पर किया गया, जो आज तक हिस्टोरियंस के लिए एक पजल है। ये टेक्निक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBWP पॉटरी से इवॉल्व हुई थी। अब सिंबलिज्म पर ध्यान दो। पिलर के टॉप पर है कैपिटल, यूजुअली एक एनिमल जैसे लायन, बुल या एलिफेंट। ये एनिमल्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लायन सारनाथ पावर और रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है और बुद्धा के लायन ऑफ द साक्याज होने का सिंबल भी है। इन्वर्टेड लोटस, बेल कैपिटल, पर्शियन इन्फ्लुएंस लग सकता है, लेकिन मौर्यंस ने उसे इंडियन एस्थेटिक्स में ढाल दिया। डिबेट ये होती है कि क्या मौर्यन आर्ट पर्शियन कॉपी थी? बिल्कुल नहीं। पर्शियन पिलर्स रिजेस वाले थे और महलों यानी पैलेसेस के अंदर होते थे। मौर्यन पिलर्स स्मूथ थे और ओपन प्लेन्स में खड़े किए गए थे ताकि आम जनता उन्हें देख सके। इसका मकसद था डायरेक्ट कम्युनिकेशन, राजा का संदेश सीधा लोगों तक पहुंचाना विदाउट इंटरमीडियरीज। ये एक इंडिजिनस इनोवेशन थी जो फॉरेन इन्फ्लुएंस को एब्जॉर्ब करके एक नई इंडियन इंपीरियल स्टाइल क्रिएट कर रही थी। कम्युनिकेशन की बात को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। इमेजिन करो, अशोका का एम्पायर अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका तक फैला है। इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ कैसे रखोगे? आंसर है ईडिक्ट्स। अशोका पहला रूलर था जिसने डायरेक्टली अपनी सब्जेक्ट्स यानी प्रजा से बात की थ्रू इंस्क्रिप्शंस। लेकिन यहां एक जीनियस स्ट्रैटेजी है, लिंग्विस्टिक जियोग्राफी। नोटिस करो, अशोका ने हर जगह एक ही भाषा यूज नहीं की।
एम्पायर के सेंटर और साउथ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज यूज हुई, जो वहां के आम लोग समझते थे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट यानी मनसहरा और शाहबाजगढ़ी में, जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस था, वहां खरोश्ती स्क्रिप्ट, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है पर्शियन स्टाइल में, और अरामेइक और ग्रीक यूज हुई। दिस शोज पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। अशोका अपनी बात थोप नहीं रहा था, वो उस भाषा में बात कर रहा था जो लोग समझ सकें। अब डिसाइफरमेंट पर आओ। 19वीं सेंचुरी तक हमें अशोका के बारे में कुछ सॉलिड नहीं पता था, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम भूल चुके थे। इंस्क्रिप्शंस तो थे, पर पढ़े नहीं जा रहे थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो मिंट मास्टर थे, उन्होंने इसे डिकोड किया। कैसे? उसने सांची इंस्क्रिप्शंस में पैटर्न्स ढूंढे। उसने देखा कि हर सेंटेंस के एंड में एक कॉमन वर्ड आता है, दानम, गिफ्ट, और शुरू में एक टाइटल आता है, देवनम्पिय पियादस्सी, बिलवेड ऑफ गॉड्स। जब उसने इस टाइटल को श्रीलंका के क्रॉनिकल्स से मैच किया, तब लिंक एस्टैब्लिश हुआ कि ये किंग अशोका है। सोचो जरा, प्रिंसेप की इस डिस्कवरी ने पूरी इंडियन हिस्ट्री को अनलॉक कर दिया। माइनर रॉक एडिक्ट्स में, जैसे मस्की में, फाइनली अशोका का नाम एक्सप्लिसिट तौर पर मिला, जिसने कंफर्म किया कि पियदस्सी और अशोका एक ही हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स बॉर्डर एरियाज में लगाए गए थे टू मार्क द टेरिटरी एंड स्प्रेड धम्मा। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन था। अब हम एक रिलीजियस शिफ्ट विटनेस करेंगे, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी टू टैंजिबल आर्किटेक्चर। स्तूपा का एवोल्यूशन समझो। ओरिजिनली वैदिक टाइम्स में श्मशाना यानी बरियल माउंड्स होते थे। बुद्धिज्म ने इस कॉन्सेप्ट को लिया और उसे एक कॉस्मिक सिंबल में बदल दिया। अशोका के टाइम पर स्तूपास का कोर ब्रिक यानी ईंट का होता था। बाद में शुंग और सतवाहना टाइम्स में स्टोन रेलिंग यानी वेदिका ऐड हुई। स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करो। सांची मॉडल। सबसे नीचे मेधी यानी बेस है, उसके ऊपर अंडा यानी हेमिस्फियरिकल डोम है। ये डोम इन्फिनिट यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है। इसके आर्किटेक्चर में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कियोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है जब एक नया मटेरियल पुराने मटेरियल की नकल यानी कॉपी करता है। लुक क्लोजली एट द स्टोन रेलिंग यानी वेदिका ऑफ सांची। ये पत्थर की बनी है, लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल लकड़ी यानी वुड जैसा है। पत्थर को ऐसे काटा गया है जैसे वो लकड़ी के लॉग हों। वाई? क्योंकि आर्टिजन्स अभी ट्रांजिशन फेज में थे। उन्हें लकड़ी पर काम करने की आदत थी, तो उन्होंने स्टोन को भी वैसे ही ट्रीट किया। स्तूपा के टॉप पर हर्मिका है, स्क्वायर रेलिंग जो गॉड्स का घर माना जाता है, और उसके बीच में यष्टि है, जो एक्सिस मुंडी यानी कॉस्मिक एक्सिस कनेक्टिंग अर्थ एंड हेवन है। उस पर 3 छत्र हैं जो बुद्ध, धम्म और संघ यानी त्रिरत्ना को दर्शाते हैं। मौर्यन टाइम में बुद्ध की ह्यूमन इमेज नहीं बनाई जाती थी, यानी एनिकॉनिक। इंस्टेड सिंबल्स यूज होते थे, जैसे राइडरलेस हॉर्स। ये रिप्रेजेंट करता है बुद्ध का ग्रेट डिपार्चर यानी महाभिनिष्क्रमणा, जब उन्होंने घर छोड़ा था। हॉर्स है पर राइडर नहीं है, मतलब बुद्ध फिजिकल फॉर्म से परे जा चुके हैं। ये आर्ट फॉर्म इंटेलेक्चुअल थी, जहां व्यूअर को सिंबल्स डिकोड करने पड़ते थे। स्तूप से हटकर अब हम केव आर्किटेक्चर पर चलते हैं। ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री में एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप है। मौर्यन पीरियड में पहली बार हमने रॉक कट आर्किटेक्चर देखा। इससे पहले बिल्डिंग्स लकड़ी या ईंट की होती थीं, जो डिस्ट्रॉय हो जाती थीं। अशोका और उसके ग्रैंडसन दशरथा ने बराबर और नागार्जुनी हिल्स, बिहार में केव्स कटवाईं। नोट करने वाली बात यह है कि ये केव्स आजीविका सेक्ट को डेडिकेट की गई थीं, जो बुद्धिस्ट्स के राइवल्स थे। ये क्या दिखाता है? ये अशोका की रिलीजियस टॉलरेंस दिखाता है। किंग भले ही बुद्धिस्ट हों, पर स्टेट पॉलिसी सभी सेक्ट्स को सपोर्ट करती थी। लोमस ऋषि केव सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका एंट्रेंस देखो, इसमें एक चैत्य आर्च या ओगी कर्व है। दोबारा नोटिस करो, ये आर्च पत्थर में काटा गया है, लेकिन डिजाइन बिल्कुल लकड़ी की छत या वुडन रूफ और ट्रेलिस वर्क जैसा है। यहां भी स्क्यूमॉर्फिज्म है। वो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स को रॉक में इमॉर्टलाइज कर रहे थे। अंदर का स्ट्रक्चर देखो, एक रेक्टेंगुलर हॉल या मंडपा जो एक सर्कुलर रूम या सैंक्चुरी में लीड करता है।
ये प्लान बाद में वेस्टर्न घाट्स के बड़े चैत्य हॉल्स जैसे करले या भाजा का प्रोटोटाइप बना। लेकिन सबसे खास बात है इंटीरियर्स। केव के अंदर की वॉल्स पर वही मौर्यन पॉलिश है जो पिलर्स पर थी, शीशे जैसी चमक। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये अकोस्टिक इंजीनियरिंग है। आजीविका मंक्स चांटिंग और मेडिटेशन करते थे। पॉलिश्ड कर्व्ड वॉल्स साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं और एक हेवी एको क्रिएट करती हैं। इससे चांटिंग का इफेक्ट एम्प्लीफाई हो जाता है, जो एक स्पिरिचुअल ट्रांस क्रिएट करने में मदद करता है। तो मौर्यन आर्किटेक्ट सिर्फ पत्थर नहीं काट रहे थे, वो लाइट और साउंड को मैनिपुलेट करके एक सेंसरी एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे थे। ये आर्किटेक्चर ट्रांजिशन का मार्कर है, फ्रॉम पेरिशेबल वुड टू परमानेंट स्टोन। अब हम मौर्यन आर्ट के सोशल डिमेंशन को समझेंगे। आर्ट सिर्फ राजा नहीं बनाता, लोग भी बनाते हैं। इसलिए हम मौर्यन आर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कोर्ट आर्ट, राजा का आर्ट, और पॉपुलर फोक आर्ट, लोगों का आर्ट। कोर्ट आर्ट पिलर्स, स्तूपास, फॉर्मल, पॉलिश्ड और आइडियोलॉजिकल था। लेकिन फोक आर्ट जमीन से जुड़ा था। इसमें आती हैं यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियां। यक्ष वो लोकल डिएटीज थे जो नेचर, फर्टिलिटी और वेल्थ के गार्डियंस माने जाते थे। ये बुद्धिज्म के आने से पहले से गांव-गांव में पूजे जाते थे। बेस्ट एग्जाम्पल है दीदारगंज यक्षिनी। इस स्कल्पचर को ध्यान से देखो, ये लाइफ साइज है और चुनार सैंडस्टोन से बनी है, हाईली पॉलिश्ड। इसके फीचर्स, फुल ब्रेस्ट्स, ब्रॉड हिप्स, हेवी ज्वेलरी, ये आइडियल फेमिनिन ब्यूटी और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये फिजिकल और अर्थली है। हाथ में चौरी है जो सर्विलिटी यानी सेवा भाव दिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल है परखम यक्ष, मैसिव, मस्कुलर और पावरफुल। ये फिगर्स दिखाते हैं कि आम लोग किस तरह के गॉड्स को मानते थे। यहाँ एक कल्चरल सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। जब बुद्धिज्म फैला तो उसने इन पुराने लोकल गॉड्स को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि बुद्धिज्म ने इन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। यक्षा और यक्षिनीस को बुद्ध के सबॉर्डिनेट बना दिया गया, जैसे गेटकीपर्स, द्वारपालास या अटेंडेंट्स। भरहुत और सांची के स्तूपास पर जो कार्विंग्स हैं, उनमें आप देखोगे कि यक्षिनीस यानी शाला भंजिका गेटवेस पर खड़ी हैं। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। नई रिलीजन बुद्धिज्म ने पुरानी बिलीफ्स यानी यक्ष कल्ट्स को अपने अंदर मिला लिया ताकि आम लोग बुद्धिज्म से कनेक्ट कर सकें। टेराकोटा फिगर्स जैसे टॉयज, मदर गॉडेसेस जो बुलंदी बाग से मिले हैं, वो भी पॉपुलर आर्ट का हिस्सा हैं जो मोल्ड से बनते थे। So Mauryan art was a mix of imperial propaganda and indigenous folk traditions evolving together. हर एम्पायर का एक एंड होता है। मौर्यन एम्पायर जो इतना पावरफुल था, वो कोलैप्स कैसे हो गया? हिस्टोरियंस के बीच में इस पर डिबेट है। HP शास्त्री कहते हैं कि ये ब्राह्मणिकल रिएक्शन था। अशोका ने एनिमल सैक्रिफाइस बैन कर दिया था और धम्म महामात्रास यानी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जो ब्राह्मण्स की पावर को चैलेंज कर रहे थे। इस रिजेंटमेंट का रिजल्ट था पुष्यमित्र शुंगा का कू 185 BCE, जो एक ब्राह्मण कमांडर था। लेकिन यह सिर्फ रिलीजियस इशू नहीं था। DD कोसाम्बी का व्यू फाइनेंशियल क्राइसिस पर है। सोचो, इतनी बड़ी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। लेट मौर्यन पीरियड में कॉइन्स में सिल्वर कंटेंट कम हो गया, यानी डीबेसमेंट। ग्राफ देखो, अशोका के बाद सिल्वर की प्योरिटी 90% से गिरकर 50% से नीचे आ गई। इसका मतलब ट्रेजरी खाली हो रही थी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था। रोमिला थापर हाउएवर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती हैं, हाइपर सेंट्रलाइजेशन। मौर्यन सिस्टम पूरी तरह किंग की पर्सनल एबिलिटी पर टिका था। जब तक अशोका जैसा स्ट्रॉन्ग रूलर था, सिस्टम चला, लेकिन जब वीक सक्सेसर्स जैसे कुनाला, दशरथा आए तो सिस्टम टूट गया। कोई मैकेनिज्म नहीं था पावर ट्रांसफर का। सिस्टम थिंकिंग डायग्राम को देखो, ये एक विशियस साइकिल बन गया था। ब्यूरोक्रेसी बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी, टैक्सेस बढ़ाने पड़े, लोग नाराज हुए, रिबेलियन हुआ, रेवेन्यू कम हुआ। प्लस ऑपरेसिव रूल इन प्रोविंसेस। तक्षशिला में बिंदुसारा के टाइम भी रिवोल्ट हुआ था ड्यू टू विकेड मिनिस्टर्स यानी दुष्ट मात्रास। सेंटर यानी पाटलिपुत्र का कंट्रोल प्रोविंसेस पर वीक पड़ने लगा। जब सेंट्रल ग्रिप ढीली हुई और ट्रेजरी खाली हुई तो एम्पायर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल थ्रेट से क्रम्बलिंग डाउन हो गया।
पार्टीशन ऑफ एम्पायर वेस्ट एंड ईस्ट ने इस डिक्लाइन को और एक्सेलरेट किया। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड द आफ्टरमाथ। मौर्यंस के जाने के बाद क्या हुआ? अक्सर लोग इसे डार्क एज सोचते हैं, पर ये डार्क एज नहीं था। ये रीजनल असर्शन का टाइम था। सेंट्रल पावर मगधा टूट गई और रीजनल पावर्स राइज हुईं। पॉलिटिक्स सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड्स सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल यानी अवे फ्रॉम सेंटर हो गई। नॉर्थ यानी गैंजेटिक हार्टलैंड में शुंगास 185 टू 73 बीसीई ने कंट्रोल लिया। पुष्यमित्र शुंगा ने वैदिक सैक्रिफाइसेस अश्वमेधा रिवाइव किए। हालांकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स कहते हैं उसने बुद्धिस्ट्स को पर्सिक्यूट किया, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भरहुत स्तूपा एक्सपेंशन दिखाता है कि पेट्रनेज जारी था। उसके बाद कण्व आए। इंपॉर्टेंट शिफ्ट देखो, मैप्स पर ध्यान दो। पावर अब सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं है। ईस्ट यानी कलिंगा ओडिशा में चेती डायनेस्टी का राइज हुआ अंडर किंग खारावेला। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन यानी एलिफेंट केव बहुत क्रूशल है। ये प्राकृत में है और खारावेला की अचीवमेंट्स गिनाता है। वो कहता है कि वो मगधा से जिना की इमेज वापस लाया जो नंदा किंग्स ले गए थे। ये रीजनल प्राइड और रिवेंज का सिंबल है। कलिंगा अब मगधा का सबॉर्डिनेट नहीं बल्कि राइवल था। डेक्कन यानी साउथ में सातवाहनाज ने पावो वैक्यूम फिल किया और प्रतिष्ठाना को कैपिटल बनाया। नॉर्थ वेस्ट में जहां मौर्यन ग्रिप सबसे पहले लूज हुई, वहां फॉरेन इन्वेजन्स शुरू हो गए। इंडो ग्रीक्स जैसे मिनांडर यानी मिलिंद ने टैक्सिला और मथुरा कैप्चर कर लिया। तो सिनेरियो ये है, एक पैन इंडियन एम्पायर की जगह अब मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रीजनल स्टेट्स हैं। कल्चरल एक्सचेंज बढ़ रहा है ग्रीक्स के साथ, ट्रेड रूट्स एक्सपैंड हो रहे हैं और नई आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस इमर्जिंग हैं। मौर्यन फॉल का मतलब सिविलाइजेशन का एंड नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत थी। हिस्ट्री बस अपना शेप बदल रही थी।